बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज इस वीडियो के अंदर हम मॉडल पेपर जो आया है उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और यकीनन बहुत आसान एमसीक्यूज़ हैं और इस जैसे रेलेवेंट एमसीक्यूज़ की आपको तैयारी करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कह रहे हैं जनरली एक्चुअल यील्ड इज डैश। वो जो एक्चुअल यील्ड है यानी प्रैक्टिकल यील्ड जो है वो क्या होती है, वो थ्योरेटिकल यील्ड से ज़्यादा होती है, थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, या थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर होती है, कभी ज़्यादा कभी कम होती है। बेटा थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होगी, प्रैक्टिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगी। हमेशा कम होने का रीज़न यह है कि कई साइड रिएक्शन चल रहे होते हैं और कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल भी होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रैक्टिकल यील्ड यानी एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। उसके बाद कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। बेटा ये मुख्तलिफ गैस के सैंपल दिए हुए और सबसे आसान बात यह है कि यहाँ पर तमाम गैसेस के मासेस सेम हैं। अगर तमाम गैसेस के मासेस सेम है तो आपने इनके सिर्फ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे, जिसके मोल कम होंगे उसके मॉलिक्यूल भी कम होंगे। अब आसान बात क्या है कि अगर गिवन मास सबका सेम है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है और मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कहाँ होगा? नीचे होगा। तो डिनोमिनेटर से इनवर्स रिलेशन होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसके मोल्स उतने कम होंगे। अगर मोल्स कम होंगे तो यकीनन मॉलिक्यूल भी कम होंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो यकीनन उसके मोल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अगर मोल ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है, मीथेन का 16 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है और क्लोरीन का 71 है। तो सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्लोरीन का है, लिहाजा सबसे कम मोल किसके होंगे? क्लोरीन के होंगे और कम मॉलिक्यूल भी कम होंगे। अब इसके जो एमसीक्यू का आंसर है उसमें मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम का मतलब जिसके मॉलिक्यूलर मास जिसका कम होगा उसके मोल मैक्सिमम होंगे। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16 जो कि सबसे कम है, तो लिहाजा CH4 के मोल सबसे ज्यादा होंगे, लिहाजा मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 100 ग्राम ऑफ CH4। ये समझने वाला है, टेक्निकल है, इस जैसे रेलेवेंट एमसीक्यूज एप्टीट्यूड में भी और इंटरमीडिएट में आते रहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं द क्रिस्टल सिस्टम हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। किस सिस्टम के अंदर तमाम एंगल तमाम साइड बराबर होती हैं? क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसके अंदर तमाम साइड्स और तमाम एंगल बराबर होते हैं, इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू राइट एंगल यानी 90 डिग्री। मगर ये बात याद रखिएगा, ये उन्होंने एक सैंपल दिया है, उन्होंने यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल दे दिया, मगर आपको बकिया 7 सिस्टम जो हैं 6 इसके अलावा भी, वो भी आपको याद करने होंगे। किसी से भी रेलेवेंट वो एमसीक्यू आपको दे सकते हैं, लिहाजा आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा उसको याद करने के लिए। तमाम साइड से रेलेवेंट कोई भी किसी भी सिस्टम से रेलेवेंट एमसीक्यू बनाया जा सकता है। राइट नाउ इसका आंसर जो है वो क्यूबिक यूनिट सेल है। कह रहे हैं दिस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ये जरा टेक्निकल एक एमसीक्यू है मगर है बहुत आसान, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से किसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 12 ग्राम मैग्नीशियम के बराबर है। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम, बेटा नंबर ऑफ एटम उसके बराबर हो सकते हैं जिसके मोल बराबर होंगे। तो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो 24 है, तो 12/24 करेंगे 0.5 मोल्स आ जाएंगे। तो इसके मोल्स बराबर होंगे, यकीनन उसका मॉलिक्यूलर मास भी बराबर, उसके नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होंगे। 12 ग्राम कार्बन 12/12 1 मोल आ जाएगा, बराबर नहीं है। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, तो 20/40 कितना आ जाएगा? 0.5। करेक्ट आंसर आ गया। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के जितने एटम्स हैं वो 20 ग्राम कैल्शियम के बराबर होंगे। मगर बाकी आंसर भी चेक कर लें। 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन का मतलब 24/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2 मोल्स आ जाएंगे, मोल्स बराबर नहीं आ रहे। 12 ग्राम ऑफ सोडियम 12/23 करेंगे तो 0.5 समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो यकीनन वो 0.5 से ज्यादा आ रही है, 0.5 से ज्यादा आ रही है। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 12/23, 0.5 समथिंग वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब वो मोल्स बराबर नहीं देगी, तो सिर्फ 20/40 यानी 0.5 मोल्स और 12/24 यानी 0.5 मोल मैग्नीशियम, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम के इन दोनों के एटम्स बराबर होंगे। ये थोड़ा समझने वाला है, जैसे एमसीक्यूज आपको प्रिपेयर करने होंगे लाजमी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच द टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ये बात मैं पहले भी पढ़ाते हुए एमसीक्यूज में आपको मेंशन कर चुका हूं, लिहाजा आप लोग केयरफुली बुक को रीड करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
उसके बाद कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। बेटा यहाँ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको दिए हैं 3.01 एक्सपोनेंट 23 दिए हैं, और ये जो है 1 मोल से हाफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो यहाँ कितने 3.01, इसका मतलब मोल्स कितने हो गए हाफ। अगर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 है तो हाफ मोल का वॉल्यूम कितना होगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या नजर आएगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब। तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड करके मोल्स कैलकुलेट कर लें, 3.01 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो मोल्स आ जाएंगे आपके पास 0.5। तो 0.5 मोल्स का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 मोल का 22.4 डेसीमीटर क्यूब है, तो 0.5 का कितना होगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब होगा। दिस इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। ये भी रिसेंटली मैंने बताया है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। Na सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, Na प्लस का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 10, नियोन का भी 10 होते हैं। Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, -1 का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो गेन करने से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गई। Na का एटॉमिक नंबर है 11, कैल्शियम का है 20, इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। सो करेक्ट आंसर विल बी Na एंड Ca। और बाकी Na प्लस और Mg+2 में दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो लिहाजा वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे। उसके बाद आगे कह रहे हैं विच रूल और प्रिंसिपल इज वायलेटेड इन द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई 1:2:2 2px2 2py2 2pz0, z खाली छोड़ा हुआ है, Z खाली छोड़ा हुआ है, और आपको मालूम है हुंज रूल के मुताबिक किसी भी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं पहले सिंगली विद पैरेलल स्पिन, बाद में पेयर अप किए जाते हैं विद अपोजिट स्पिन। तो जब तक pz को फिल नहीं किया जाएगा तो px py में पेयरिंग नहीं हो सकती, तो लिहाजा यहाँ पर हुंज रूल की स्ट्रेट अवे वायलेशन की हुई है, तो लिहाजा करेक्ट आंसर इसका क्या है हुंज रूल। के बाद कह रहे हैं विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। तो बेटा 4 क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज या एनर्जी एक्सप्लेन करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल डिस्क्राइब करता है, स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन एक्सप्लेन करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे शेप ऑफ ऑर्बिटल एक्सप्लेन करने वाला एजिमुथल क्वांटम नंबर है, बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू है। उसके बाद कह रहे हैं दिस possess weakest London dispersion forces। बेटा मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं, इनके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस सबसे वीकेस्ट किस में होंगी, फ्लोरीन में। इसको याद रखने की सिंपल टेक्निक इतनी है, पहली बात तो किताब ही रीड करनी चाहिए, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो होती हैं वो साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बढ़ जाएंगी, तो साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी, लिहाजा वहां पर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कम होंगी। तो फ्लोरीन सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, लिहाजा उसकी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस सबसे वीक होती हैं, और सबसे ज्यादा अगर पूछ ली जाए, यहाँ पर वीकेस्ट पूछा है, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ ली जाए तो I2 आंसर होगा। लिहाजा आपको ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्वांटम नंबर वैल्यूज ऑफ 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल की क्वांटम नंबर वैल्यूज क्या होंगी, आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। 3s का मतलब n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि कोफिशिएंट में होगा, तो ऑप्शन A B दोनों एक्सक्लूड हो गए क्योंकि अंदर 0 और 1 दिया हुआ है। ऑप्शन C और D में तीसरे और चौथे ऑप्शन के अंदर 3 दिया हुआ है, तो वो दोनों में से कोई एक पॉसिबल आंसर होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं L = 1 और L = 0। s ऑर्बिटल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी L की वैल्यू 0 होती है। सो करेक्ट आंसर शुड बी n = 3 एंड L = 0, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज नोन एज। बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन लिक्विड इनटू लिक्विड का ये आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाए गए हैं, उसके अंदर आपको बताया गया है कि लिक्विड इनटू लिक्विड का कोलाइडल सॉल्यूशन इमल्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इमल्जन। बाकी एग्जांपल्स भी किताब में एक टेबल बना हुआ है, उस किताब के टेबल को अच्छी तरह से पढ़ लिएगा ताकि आपके इससे रिलेवेंट कोई और एमसीक्यू के देखें, ये मॉडल पेपर में दे दिए, जरूरी नहीं है कि यही एमसीक्यू आए, इसके इर्द गिर्द में जो दीगर एमसीक्यू होंगे उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। लिहाजा ये बुक के अंदर चैप्टर नंबर 10 के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के अंदर मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी हुई है, उन एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिएगा। इसके अलावा कोई दूसरी एग्जाम्पल पेपर में आने का इम्कान हो सकता है। कैन लिक्विड्स कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस इन अ नैरो ग्लास ट्यूब व्हेन। बेटा कॉन्वेक्स मेनिस्कस का मतलब होता है अपर मेनिस्कस। अपर मेनिस्कस कब बनता है, जब कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हो एडेसिव फोर्सेस के मुकाबले में। कोहेसिव स्ट्रांग होंगी एडेसिव के मुकाबले में तो ही अपर मेनिस्कस यानी कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। और कॉन्केव मेनिस्कस कब बनेगा, जब एडेसिव स्ट्रांग हो कोहेसिव वीक हो। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से अच्छी तरह से गाइड किया हुआ है। जो लिक्विड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनमें वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड्स के एतबार से आपको ये चीजें समझाई गई हैं, मगर उन्होंने कह दिया लिक्विड कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कॉन्वेक्स मेनिस्कस कब बनेगा, तो यकीनन वो नॉन वेटिंग लिक्विड में बन रहा होता है जिसके अंदर
जो है कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी एडहेसिव फोर्सेस के मुकाबले। लाइन स्पेक्ट्रम सर्व एज अ फिंगरप्रिंट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की निशानी के लिए, यानी जैसे इंसानों के लिए फिंगरप्रिंट होता है, रेटिना का स्कैन होता है, ऐसे ही जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो किसी एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। कोई स्पेसिफिक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका लाइन स्पेक्ट्रम हमेशा एक जैसा आएगा, तो उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करके आप एलिमेंट को पहचान सकते हैं कि किसी मिक्सचर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। तो लिहाजा उनका जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो किसी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट का किरदार अदा करता है। कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात याद रखिएगा, नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। पानी पोलर है, अमोनिया पोलर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड पोलर है, मीथेन CH4 परफेक्टली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर होता है, लिहाजा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती। नॉन पोलर सब्सटेंसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, जबकि पोलर सब्सटेंसेस में जिसके अंदर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होगा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। इनकी ज्यादा या कम जरूर हो सकती है मगर मौजूद जरूर होती है, लिहाजा करेक्ट आंसर इसका होगा CH4। उसके बाद कह रहे हैं द डिफ्यूजन रेट ऑफ C2H8 एंड CO2 इज सेम बिकॉज, भाई C3H8 प्रोपेन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मोलर मास सेम है। दोनों का मोलर मास क्या है? सेम। मोलर मास या मोलिकुलर मास दोनों का सेम है, जिसकी वजह से दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम है, क्योंकि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मोलिकुलर मास अकॉर्डिंग टू ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन। तो इन दोनों गैसेस का C3H8 12 मल्टीप्लाई बाय 3 + 8, तो 36 + 8 कितना आ जाएगा 44, और 12 + 32 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी 44 आएगा। दोनों का मोलिकुलर मास सेम होने की वजह से उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम है। उसके बाद लास्ट MCQ कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डज प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, जो रिलेटिव लोअरिंग होती है, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, डेल्टा P अपॉन P, डेल्टा P अपॉन P नॉट। तो ये रिलेटिव लोअरिंग है, और ये आपने जब रॉल्स लॉ की 3 स्टेजेस के अंदर डेरिवेशन की है तो उसके अंदर आप अगर देखेंगे तो आखिरी स्टेज के अंदर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको मैंने लिखवाई भी है, मैंने मेंशन भी किया है, समझाया भी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x सोल्यूट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर आता है। तो लिहाजा ये एज इट इज MCQ आने का इम्कान नहीं होगा, इससे रिलेवेंट MCQs की प्रिपरेशन करना जरूरी है। मैंने आपको कई MCQ शेयर भी किए, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिएगा, अल्लाह ताला जरूर आप लोगों को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, कामयाब करे। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करके समझने के लिए पूछ सकते हैं, और मजीद MCQs भी अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।